नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम रणनीति, आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी। तो हर रोज राजनीतिक दलों की रणनीति तैयार हो रही है। रणनीति इस हिसाब से कि 2024 के सियासी रण को साधा जा सके, इसीलिए हर रोज नए दोस्त बदल रहे हैं और इसीलिए हर रोज नए महकमे भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जिस तरह से मौजूदा केंद्र सरकार ने अपना टारगेट रखा है कि अब की बार 400 पार, तो उस टारगेट को अचीव करना केंद्र सरकार के लिए मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लिए कितना आसान होगा। जब अब की बार 400 पार का नारा लेकर सरकार चल रही है, तो क्या वो अहम मुद्दे होंगे जिसको लेकर आम वोटर्स को सरकार के पक्ष में लुभाया जाएगा, ताकि वो फिर से प्रचंड बहुमत के साथ मौजूदा सरकार को हैट्रिक लगाने का मौका दे। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब बात होती है मिशन 2024 की या विजन 2047 की, जब भारत को विकसित राज्य देश की श्रेणी में लाया जाए, तो क्या कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें रही हैं जो अब तक के पिछले 5 से 10 साल में मौजूदा सरकार ने अर्जित की है। एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए हम आपको डिटेलिंग बताने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाई अब की बार 400 पार का आंकड़ा क्रॉस किया जाएगा, तो क्या वो महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। क्योंकि कहा जाता है कि भविष्य की रणनीति तब तैयार होगी जब आपका पिछला बैकग्राउंड स्ट्रांग होगा। एक एक करके वो तमाम जानकारियां हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि पीएम मोदी ने हाल फिलहाल में लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक और राज्यसभा से लेकर बीते दिन जब सत्र का अंतिम दिन था और प्रस्ताव पारित किया, तो उन्होंने क्या महत्वपूर्ण बातें की। उन्होंने कहा कि 5 साल में देश हित में कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उन्होंने बताया कि ये 5 साल कितने महत्वपूर्ण रहे। विश्व के सामने भारत का सामर्थ्य भी दुनिया देखती हुई नजर आई। हर एक क्षेत्र में भारत तरक्की करता नजर आया। G20 यानी G20 की जब हम बात करते हैं, जो भारत में आयोजित हुई नई दिल्ली में, तो उस G20 समिट के माध्यम से दुनिया ने भारत का मान देखा, सम्मान देखा, अतिथि देवो भव की भावना देखी और वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। पीएम मोदी ने बताया कि अब जब बात हो रही है नए विकसित भारत की, तो नए संकल्प के साथ 18वीं लोकसभा की शुरुआत भी होने जा रही है, जिसका पूरा प्रारूप उन्होंने अपने संबोधन में रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्पीकर ने मौजूदा वक्त में, जो चाहे हम 16वीं लोकसभा की बात करें, 17वीं लोकसभा की बात करें, तो आधुनिक तकनीक को लागू किया और तमाम टेक्निकल चीजें बताती हैं कि भारत का बैकग्राउंड कितना मजबूत होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जो पूरे 5 साल रहे वो रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म के नाम रहे। अक्सर लोग रिफॉर्म होते देखते थे तो उनको ट्रांसफॉर्मेशन में या परफॉर्मेंस में तब्दील होते हुए नहीं देख पाते थे। लेकिन पिछले 5 साल, ये जो 5 साल गुजरे हैं 17वीं लोकसभा के, यहां पर रिफॉर्म भी देखा गया, ट्रांसफॉर्म भी देखा गया और परफॉर्म भी देखा गया। पीएम मोदी ने साथ ये भी कहा कि 5 साल में देश सेवा में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कौन कौन से फैसले रहे वो भी उस पर चर्चा होगी और आने वाले वक्त में जो 5 साल की चर्चा हो रही है, तो वहां पर क्या बड़े महत्वपूर्ण फैसले सरकार देश हित में ले सकती है, जो बड़े ही कड़वे नजर आए लेकिन उनका नतीजा सुखद और भविष्यात्मक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि ये 5 साल की जब चर्चा होती है तो मार्गदर्शन के रूप में सेंगोल स्थापित हुआ, जो बताता है कि भारत तरक्की के पथ पर तो अग्रसर हो रहा है, लेकिन अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपनी आधुनिकता को भी अपने दामन में संजोए हुए है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश बड़े बदलाव की तरफ तेज गति से जा रहा है और यही वजह है कि पूरी दुनिया हिंदुस्तान को सर आंखों पर रख रही है। और इसी सदन ने धारा 370 को खत्म होते हुए भी देखा, जो अपने आप में ऐतिहासिक फैसला रहा। दुनिया कह रही थी कि आसान नहीं होगा, लेकिन भारत ने कर दिखाया। अब कश्मीर के लोग सामाजिक न्याय के लिए जो तरस रहे थे, वो सामाजिक न्याय होता हुआ नजर आ रहा है। कश्मीर में एक विकास की गंगा बहाने की जो बात कही गई थी, उस पर भी लगातार निरंतर रोज नए फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, क्योंकि आधी आबादी के विकास के बिना देश को विकसित देश में तब्दील नहीं किया जा सकता। यही वजह रही कि नारी शक्ति की तरक्की के लिए सबसे पहले अल्पसंख्यकों में जो नारियों की बात हो रही है, मुस्लिम महिलाओं की, तो उनको 3 तलाक जैसे दंश से आजादी मिली। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ना सिर्फ 3 तलाक से आजादी मिली, बल्कि जब बात होती है पार्लियामेंट की, बात होती है संसद की, जहां से बड़े महत्वपूर्ण कड़े कठोर फैसले लिए जाते हैं, तो वहां पर नारी शक्ति अभिनंदन बिल इसी कार्यवाही में
पास हुआ, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि इस आधी आबादी को पूरा मान सम्मान मिलता नजर आएगा। बहरहाल कुछ और महत्वपूर्ण फैसले, क्योंकि जब पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 साल ऐतिहासिक फैसलों के नाम होंगे, तो कौन कौन से ऐतिहासिक फैसले हो सकते हैं, उस पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक बड़े फैसले CAA, NRC, UCC भी हो सकता है। बड़ा फैसला एक देश एक चुनाव यानी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन भी हो सकता है। साथ ही साथ बात हो रही है वहां पर मथुरा काशी की भी। साथ ही साथ जब बड़े और ऐतिहासिक फैसलों की हम बात कर रहे हैं तो POK को लेकर भी चर्चा हो रही है। POK के साथ साथ नए परिसीमन की बात भी सामने आ रही है, जिसको लेकर पहली आधारशिला, पहला कदम, नए संसद भवन में ज्यादा सांसदों के बैठने की व्यवस्था भी देखी जा रही है। इसके अलावा 7 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है। तो 7 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है वो आसान नहीं है, लेकिन उस गति में आगे हम बढ़ चले हैं। साथ ही साथ बेनामी संपत्ति की भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम एक एक करके तमाम मेहमानों से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अब एक एक करके अपने तमाम मेहमानों का हम तारुफ करा दें। सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा जी का। बहुत बहुत स्वागत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत सर। दूसरे बेहद खास मेहमान हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक NR मोहंती जी। बहुत बहुत स्वागत। NR मोहंती जी का भी कर लीजिए तालियों की गड़गड़ाहट के भी, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत। और इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं और समझने की कोशिश करें कि आखिरकार ये 5 साल देश में जब तरक्की की बात की जाती है, अर्थव्यवस्था की गति की बात करती है और भारत के चौमुखी विकास की बात की जाती है, तो कितना महत्वपूर्ण रहा और अगले 5 साल वो भी कितने महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और जब बात की जाती है 2047 तक भारत को डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में रखने की, तो वो कितना जटिल होगा लेकिन संभव भी होगा। रवि अरोड़ा सर, शुरुआत हम आपके और मोहंती सर के ओपनिंग रिमार्क के साथ कर लें, उसके बाद फिर पॉलिटिकल रिएक्शन बताएंगे। जब पीएम मोदी कहते नजर आते हैं कि हमने वो कठोर फैसले लिए जो लेना संभव नहीं था, लेकिन जनमानस की भावना और प्रचंड बहुमत की जब सरकार होती है तो अमूमन ऐसे कठोर फैसले ले लिए जाते हैं और बहुत सादगी के साथ आम जनता उसको सरमाथे पर भी रखती है। देखिए, मोदी जी के नाम की गारंटी जो वो देते हैं और पूरे देश ने इस बात को समझा। सेकंड टर्म में जिस प्रकार से मोदी जी ने जो भी बड़े फैसले ताबड़तोड़ लिए, वो सभी फैसले कहीं ना कहीं जनमानस के पक्ष में लिए गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने किसी एक कम्युनिटी को नहीं, उनको चाहे हम 3 तलाक की बात करें, चाहे हम 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, नए संसद भवन की बात करें, सांसदों की जो सैलरी है उसको 30% तक उन्होंने कम कर दिया और किसी भी सांसद ने, किसी भी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के पास आज की डेट में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो मोदी जी की बात को टाल सके। ये मतलब यह तय है कि पूरे देश ने कहीं ना कहीं मोदी जी की बात को समझा है, उनकी गारंटी को समझा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाले 3 सालों के अंदर जिस प्रकार से 5 ट्रिलियन का डॉलर का जो है लक्ष्य लेके भारत सरकार चल रही है वो कंप्लीट भी हो जाए। और 2047 का विजन, क्योंकि देखिए मात्र 42 मिनट के उनके अभिभाषण में, संसद सत्र के अंदर जो उनका अभिभाषण था उसके अंदर 42 मिनट में उन्होंने आने वाले 25 सालों का जो विजन रखा और पिछली 5 साल की सरकार की जो उपलब्धियां गिनाई वो अपने आप में बहुत बड़ी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कोई स्क्रिप्ट जो वो बोलते हैं वो लिख कर नहीं लाते। उनको पता है कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं और ऐसा तभी हो सकता है जब आदमी दिल से दिन रात काम करता है। तो मोदी जी को लोग, देखिए मैं बताऊं आपको, कोविड का टाइम देखा देश ने, कोविड की वजह से कहीं ना कहीं देश के अंदर हालात खराब हुए और देश ही नहीं पूरी दुनिया ने यह वक्त देखा था। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पहले से बेहतर हुई है और बहुत संभला है भारत। जबकि पड़ोसी मुल्कों की हम बात करते हैं तो उनके हालात बहुत ज्यादा खराब हुए। लेकिन कहीं ना कहीं यह बात तय है कि मोदी जी जो विजन लेकर चले थे और जिस प्रकार से उन्होंने संभाला है वो शुरू से ही लोगों ने जिस प्रकार से देखा पिछले उनके कार्यकाल में दोनों टर्म्स के अंदर, तो लोगों ने माना है इस बात को कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मतलब साफ है कि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है, लेकिन मोहंती सर, अगर हम बात करें कि पीएम मोदी कहते हुए नजर आते हैं कि ये 5 साल परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और रिफॉर्म के नाम रहे, तो आप इन 5 सालों को कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी के सरकार में एक बात रही कि उन्होंने एनर्जी दिखाया।
हम तो ये कहेंगे कि पॉसिबली वेरी एनर्जेटिक प्राइम मिनिस्टर, जो लगता है कि दिन में 18 घंटा काम करते हैं एंड लुक्स आफ्टर एवरीथिंग फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी टू डोमेस्टिक पॉलिसी टू इकोनॉमी टू पार्टी पॉलिटिक्स। ओके। लेकिन मोदी सरकार के जो अचीवमेंट्स की जाना जाते हैं, जो व्हाइट पेपर उन्होंने इशू किया, ये व्हाइट पेपर जो दिखाता है कि हम 5 साल में, इस 5 साल में और प्रीवियस 5 साल 10 साल में जो अचीवमेंट्स किए वो यूपीए की तुलना में बहुत ज्यादा था। पिछले 3 दिनों में आप 3 वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट का एनालिसिस पढ़िए। आज के अखबार में स्वामीनाथन आयर, जो देश के सबसे बड़े कॉलमनिस्ट हैं, इकोनॉमिक कॉलमनिस्ट हैं, उन्होंने आज के संडे कॉलम में लिखा कि मोदी सरकार जो क्लेम कर रहा है कि हमने ये अचीवमेंट अभी किया, उसको याद रखना चाहिए ये सारे अचीवमेंट्स के फाउंडेशंस यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में थी। जो मोदी सरकार ये कह रहा है कि हमने अपना जीडीपी ग्रोथ कंपेयर टू यूपीए ज्यादा किया, वो मोदी सरकार को याद रखना चाहिए कि यूपीए 1 ने देश का सबसे ज्यादा 9% एवरेज जीडीपी ग्रोथ दिखाया फर्स्ट 5 इयर्स में। ओके। जो मोदी सरकार कहता है कि हमने इन्फ्लेशन को रोका, उसी मोदी सरकार को याद करना चाहिए कि यूपीए 1 में इन्फ्लेशन 3% से ऊपर नहीं बढ़ा था। यूपीए के सेकेंड टर्म में देयर वर क्राइसिस। मोदी सरकार ये कहता है कि कोविड के क्राइसिस में हमने ये अचीव किया, लेकिन आप ये देखें कि 2008 का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, वो क्राइसिस के बावजूद मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट वाज ओनली 6.6%, व्हेयरएज आप मोदी सरकार का डेफिसिट को देखिए, इट हैड गॉन बियॉन्ड 7%। अभी फिर उस हिसाब से तो फिर सर जो कहावत कही जाती है कि गुड पॉलिटिक्स कम विद बैड इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स कम विद बैड पॉलिटिक्स, तो फिर वो फ्रेज तो फिर सही साबित हुआ फिर आपके हिसाब से? नो, आप देखिए कि ये जो हाइप है, वो हाइप क्योंकि तंत्र भी उनके साथ हैं, बिकॉज वो हाइप को क्रिटिसिज्म करने कुछ लोग किए हैं। जैसे मैंने अभी बताया आज के जो स्वामीनाथन आयर की बात, 2 दिन पहले या 4 दिन पहले बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर, फॉर्मर एडिटर इन चीफ ए.के. भट्टाचार्य ने कंपेयर किया मनमोहनोमिक्स और मोदीनोमिक्स को, और उन्होंने कहा किसी भी मामले में मनमोहनोमिक्स मोदीनोमिक्स के कम नहीं था। केवल एक ही मामले में कम रहा कि हाइप करने में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट वर्कड साइलेंटली एंड नेवर हाईलाइटेड इट्स अचीवमेंट्स। मोदी गवर्नमेंट हर चीज को इतना हाईलाइट करता है एंड इनफैक्ट इसको हाइट करता है, जो उनके बेसिक अचीवमेंट उसको बुलहर्न जैसे, यानी कुल मिलाकर शोबिज की इस दुनिया में जो दिखता है वो बिकता वाली तो यहां पर काम हो जाएगा। ठीक है, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस हैं, क्योंकि जब बात हो रही है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की और साथ ही साथ अगले 5 साल के विजन की, तो क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना रहा, साथ ही साथ क्या कुछ गृह मंत्री कहते नजर आ रहे हैं, और जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं वो किस तरह से देख रहे हैं आने वाले 5 साल, उस पर आइए देखते रिएक्शंस। ये भागने का समय है, तरक्की करने का समय है, और फैसले भी जितनी जल्दी लिए जाए उतना बेहतर होता है। रवि अरोड़ा सर, जब सरकार के तमाम दिग्गज लोग कहते नजर आ रहे हैं कि आने वाले 5 साल
रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के नाम तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी की बात की जाती है तो वो भी रहेगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जब कहा था कि भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये होना जरूरी है, उसके बाद ही हम फिर 2047 वाला टारगेट अचीव कर पाएंगे, तब आपके जहन में क्या क्या आता है? देखिए, मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर आई थी और कहीं ना कहीं देखिए लगातार हम ग्राउंड जीरो की अगर बात करते हैं, देखिए राजनीति के अंदर दो पहलू होते हैं, एक होती है बंद कमरे की राजनीति, एक होती है ग्राउंड जीरो पर पब्लिक के बीच में। तो पब्लिक के बीच में अगर वो चीज़ पसंद की जाती है, भारत सरकार की नीतियों को पसंद किया जाता है, तभी मैंडेट मिलता है। और तभी मैंडेट इस प्रकार से पिछली बार आपने देखा अभी चुनावों के अंदर, विधानसभा चुनावों में 3 राज्यों में बम्पर जीत मिली है बीजेपी को। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की गारंटी को लोगों ने माना है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज जो भी सरकार पॉलिसीज लेके आती है, जैसे अभी गृह मंत्री जी का बयान आया है कि जो है सीए को लेकर हम अमेंडमेंट करने जो उसे लागू करने जा रहे हैं, तो ये कोई इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष बेशक कोशिश करे कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि ऐसा है वैसा, लेकिन वो 6 धर्म जो माइनॉरिटी में आते हैं दूसरे देशों के अंदर, खासकर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और अफगानिस्तान हो गया, जो कभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे, तो उन देशों में जो भारत 2014 से मतलब बीजेपी सरकार के आने से पहले जो आकर बस गए हैं उनको मान्यता है, क्योंकि एक फास्ट ट्रैक इन्होंने जो है नागरिकता के लिए कानून पास किया है, जिसके अंदर पहले 12 साल लगा करते थे, अब 6 साल लगेंगे। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और अच्छी बात है, कहीं ना कहीं उन लोगों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि लगातार मांग उठ रही थी इसमें अमेंडमेंट के लिए। तो सरकार जितने भी फैसले ले रही है वो कहीं ना कहीं, और आने वाले 5 साल का जो विजन रखा है सरकार ने, रखा तो 25 साल का, लेकिन आने वाले 5 साल के लिए। और उन्होंने एक बात और कही है कि 17वीं लोकसभा को देश का आशीर्वाद मिलने जा रहा है, मतलब उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो हैट्रिक करने जा रहे हैं। तो ये विश्वास जो उनके अंदर है, तो यह उनकी नीतियों के कारण है, क्योंकि लगातार जो जन समर्थन जनता का मैंडेट के रूप में उनको मिल रहा है पूरे देश के अंदर। और विपक्ष को अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हर जगह टूटता नजर आ रहा है, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन बना, लेकिन आज किस दरकिनार होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कई राज्यों के अंदर आपने देखा, बिहार के अंदर देख लीजिए, बंगाल में देख लीजिए, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, तो ऐसी जगहों पर लगातार और महाराष्ट्र के अंदर भी ऐसे ही होने वाला है। तो कुछ राज्यों के अंदर जो है इंडिया गठबंधन पूरी तरह से टूटता नजर आ रहा है। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि मोदी जी को अपने विजन पर भरोसा है और जनता के बीच में जो वायदा करते हैं, जो गारंटी लेते हैं, देखिए जो मैनिफेस्टो में लेकर आए, उन मैनिफेस्टो में जितने भी उन्होंने वादे किए उन्होंने कंप्लीट किया। ठीक है। पिछली सरकार जब 2014 से पहले जब कश्मीर की बात होती थी, धारा 370 की बात होती थी, तो छोटे छोटे राजनीतिक संगठन भी वहां के, वही मेरा महत्वपूर्ण सवाल है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि फॉर श्योर मोदी 3.0 सरकार देखेगी आम जनता, 370 बीजेपी के होंगे और अब की बार 400 पार का आंकड़ा भी चुना आएगा। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात संसद के पटल पर कह रहे हैं, तो उस कॉन्फिडेंस का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, जिस प्रकार से लगातार जनता का जन समर्थन मोदी जी को मिलता है, देखिए आप समझिए, मोदी जी कहते हैं, और अयोध्या के अंदर भगवान राम का जब मूर्ति स्थापित होनी होती है तो उस समय पे पूरे देश के अंदर दिवाली मनाई जाती है, पूरा देश एकजुट हो जाता है और ऐसे लगता है जिस प्रकार से पूरा भगवामयी हो गया हो। तो ऐसे में जब मोदी जी कोविड टाइम में आया था, उन्होंने कहा घंटी बजा, तो पूरे देश ने घंटी बजाई। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में, देखिए जो लिसनर नहीं रहे वो भी उनकी बात को सुनते हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी जब बात करते हैं तो दिल किसके अंदर से निकलता है, लोग समझते हैं इस बात को। और उनकी बात की गारंटी जो भी उन्होंने मैनिफेस्टो में दी है, पिछले मैनिफेस्टो में उनको पूरा किया है, उस काम को पूरा करने की वजह से कहीं ना कहीं देश उनको समर्पित है। और G20 में जिस प्रकार से भारत ने लीड किया, उसके बाद भारत का परचम पूरी दुनिया ने देखा, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ अपनी पार्टी के नहीं, विरोधियों को भी वो शांत कराना जानते हैं। विरोधियों को भी, जिस प्रकार से आपने देखा नरसिम्हा राव को, जो है पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को उन्होंने भारत रत्न की बात की, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक काम है जो विपक्ष को भी कहीं ना कहीं वो समेटते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मोहंती सर, अगर हम पिछले 5 साल को देखें तो सरकार के लिए जिस ऊंचाइयों पर, जिस स्थान पर पहुंचना था, वो इतना आसान भी नहीं रहा, क्योंकि हम ना सिर्फ कोरोना क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं पिछले 5 सालों में, हम बात रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से जो ग्लोबल क्राइसिस आए उसकी भी चर्चा कर रहे हैं लगातार। अगर हम पिछले 5 सालों में देखें तो जो इजराइल और हमास के बीच युद्ध की वजह से जो ग्लोबल इंपैक्ट पड़ा उसकी भी चर्चा हो रही है। तो इतने तमाम चैलेंजेस के बीच एक पर्टिकुलर स्थान पर पहुंचना, क्या सरकार को इसका क्रेडिट नहीं जाएगा? क्रेडिट तो जाता है कि भाई हमने कोविड क्राइसिस को फेस किया और
वो भी उसके तब बाद- जब बड़े बड़े इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज, सस्टेनेबल कंट्रीज वो क्लैश डाउन हो गए उस बीच। नहीं, आप ये देखें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसका इकोनॉमी ग्रो किया है, कोविड के बाद अभूतपूर्व तरीके से ग्रो किया है। यूरोपियन इकोनॉमी, यूरोपियन कंट्रीज सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए थे कोविड क्राइसिस से, बट उनका इकोनॉमी ऑल्सो बहुत स्ट्रांगली रिकवर किया है। सो इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो हैज रिकवर्ड। वो उसमें बाकी कंट्री के जैसे इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो हैज रिकवर्ड। सो ये बात नहीं है कि दूसरे इकोनॉमी रिकवर नहीं किए और इंडियन इकोनॉमी रिकवर कर गया कोई चमत्कार से, नहीं। एंड उससे ये सरकार को साधुवाद देना है कि उन्होंने गवर्नमेंट के सीट को स्टीयर किया और इकोनॉमी को कोलैप्स करने में बचाया। वो एक सर्टनली वो अचीवमेंट है। बट वो अचीवमेंट के चलते हम अगर ये हाइप करें कि हम विश्वगुरु बन गए, वो अपने को फिर एक ऐसे स्थिति में लाना है जहां हम हास्यास्पद होने की स्थिति, हम सच्चाई से थोड़े से भाग रहे हों, ठीक है। लेकिन बड़ी बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु की, अगर हम बात कर रहे हैं 2047 तक विकसित भारत की, अगर हम बात कर रहे हैं 7 to 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो बड़े चैलेंजेस क्या हैं इंडियन गवर्नमेंट के सामने इन अपकमिंग 5 years? नहीं, देखिए अभी जैसे ये जो भी अचीवमेंट्स हैं, नॉर्मली कोई भी एक गवर्नमेंट है 1947 से आज तक वो धीरे धीरे वो अचीवमेंट्स आगे बढ़ा है। लेकिन आप जो हाइप करते हैं उसी का इशू है। हाइप का इशू ये है कि आप ये कहते हैं, आपने ये कहा कि हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये तो एक डेमोग्राफी का इशू है। हमारे पॉपुलेशन इतने ज्यादा हैं, उसके चलते हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में एक समय में पहुंचेंगे। हमारे पॉपुलेशन के तहत एक समय में हम अभी 5th हैं, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे, बिकॉज अदर कंट्रीज में पॉपुलेशन घट रहे हैं, हमारे कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं। सो लेकिन वो कितना जल्दी होना है, कितना फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। आपने कहा था 2022 तक हो जाएगा, वो नहीं हुआ अभी, ठीक है 2027 तक होगा। आपने कहा था कि फार्मर्स इनकम को आप 2022 तक डबल कर देंगे, और कहीं डबल होने का स्थिति में नहीं रहा। ये जो अभी जो ये सडनली अपना ये नीति आयोग का आया कि भारत ने 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला। यूएनडीपी का रिपोर्ट देखिए, यूएनडीपी का रिपोर्ट ये कहता है कि 10 साल के यूपीए गवर्नमेंट में 27.5% 27.5 करोड़ पीपल वर लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी, और एनडीए के 10 साल में 14 करोड़ लोग। सो यू पेडल लाइज एंड उसको हाइप करते हैं, एंड वही जो है। नहीं, फिर एक बड़ा सवाल उठता है ना कि रवि अरोड़ा सर, अगर जो बात यहां पर मोहंती सर कहते नजर आ रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो छुपाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता का सरकार के प्रति विश्वास ना सिर्फ बढ़ा है और मजबूत हुआ है। और उसी आधार पर देखिए ना कि जो अब तक अपोजिशन में थे वो भी मोदी जी की बातों में से प्रभावित होकर उनके साथ अब चुनाव से पहले ही आ गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अपोजिशन में वो बात नहीं, वो दम नहीं, वो विश्वास नहीं, ना वो नीति है, ना नेता है, ना निर्धारण करने का समय है उनके पास। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने कोविड टाइम देखा है इन्हीं 5 सालों में, और इस पीरियड के अंदर जिस प्रकार से देश को संभालने का काम मोदी जी ने किया है, उसकी तारीफ सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में हुई है। और सबसे बड़ी बात, हमने पूरी दुनिया को वैक्सीन दिया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो हमारे साथ ही आजाद हुआ, लेकिन वहां की जनता भी कहीं ना कहीं आवाम वहां की ये कहती है कि हमें भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी भी ये ऐसे वीडियोस लगातार वायरल होते हैं, लगातार देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। और वहां की मीडिया भी अब तो कहने लगी है कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो शायद दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं मिला, और एक बड़ा नेता के रूप में उनकी छवि जो बनी है पूरी दुनिया के सामने। हमारी हिंदुस्तान की विदेश नीति 2014 से पहले क्या थी और आज क्या है, यह पूरी दुनिया ने देखा है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं मोदी जी जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो ज्यादा से ज्यादा टाइम पब्लिक के लिए काम करते हैं, और वो जितने भी काम करते हैं उसकी तारीफ की जाती है पूरी दुनिया के अंदर। ये अपने आप में ये कोई छोटी बात नहीं है। और
जो विजन को लेकर चले हैं, तो अगर वो यह बात कह रहे हैं, अगर वो गारंटी ले रहे हैं, तो मुझे लगता है अवाम उसको पसंद कर रही है, तभी उनको मैंडेट दे रही है। ठीक है, अब तक तो बात हुई कि अब तक के 5 सालों में सरकार के सामने क्या कुछ चैलेंजेस रहे, और अब हम चर्चा करेंगे कि आने वाले वक्त में जो बड़े आगे भी 5 साल है उसमें क्या बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही साथ जनता की राय भी आपको कार्यक्रम में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहें रणनीति। तो जनता की मिक्स रिएक्शन, कोई बेहद खुश नजर आ रहा है, बहुत आशावान नजर आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं कहने में, और जमीन पर उन फैसलों को उतारने में समय लगता है, और समय के साथ साथ बहुत सारी अड़चनें भी आती है। लेकिन रवि अरोड़ा सर, जब आपने भी सुना कि बड़े फैसले होंगे, ऐतिहासिक फैसले होंगे, तो किन फैसलों की आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में परिकल्पना होने लगी कि भाई ये अब अगले 5 साल में होने जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद अगर जो बड़े फैसलों की हम बात करते हैं, तो सबसे बड़े फैसलों में मैं समझता हूँ कि एनआरसी को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। एनआरसी को लागू करने का मकसद, देखिए, संसाधन हिंदुस्तान में सीमित हैं, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कुछ करीब पिछले 5 से 6 दशकों तक लगातार पड़ोसी राज्यों, पूरे देशों से लोग हमारे यहाँ पे आए और उन्होंने पूरे देश में फैलते चले गए, तो उनको कहीं ना कहीं बेशक से वापस ना भेजा जा सके, लेकिन उन संसाधनों का इस्तेमाल वो ना कर पाए, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस पर ये कानून लागू करना सरकार के लिए पहली उपलब्धि होगी। और दूसरा, मैं समझता हूं, अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि अगर वह करती है तो यह भी होना तय है। और तीसरा, हम बात करते हैं पाक ऑक्युपाई कश्मीर की। लगातार मांग उठती रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाक ऑक्युपाई कश्मीर में, बल्कि हिंदुस्तान के लोग भी चाहते हैं कि जिस पाक ऑक्युपाई कश्मीर को पाकिस्तान ने हमारा कब्जा कर रखा है, उसे वापस लिया जाए। इसके लिए संसद में बिल पास किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो बातें हैं जिनको लेकर सरकार जो है आगे प्रण ले सकती है, और आने वाले टाइम में हो सकता है अपने मैनिफेस्टो में भी ये सब कुछ डाल सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि देश के अंदर, लेकिन ये सब चुनौतीपूर्ण फैसले होंगे, क्योंकि यह लेने के लिए सरकार को राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुमत चाहिए होगा, और इतना आसान नहीं होगा। लेकिन यह तय है, जब 370 की, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि छोटे छोटे वहां के दल भी यही कहा करते थे कि कोई छेड़ नहीं सकता 370 को, अगर ऐसा हुआ तो जलजला आ जाएगा। लेकिन बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जिस प्रकार से मोदी जी ने कर दिखाया है। अब बात करें बेशक से राम मंदिर के लिए फैसला तो सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उपलब्धि के रूप में मोदी जी ही गिना जाता है। तो ऐसे मैं समझता हूँ मोदी जी की गारंटी के नाम पर अगर ये सब चीजें आती हैं आगे फ्यूचर में, तो ये फैसला कहीं ना कहीं पब्लिक भी समझती है इस बात को, और यह सब लिए जा सकते हैं। मोहंती सर, जब आपने सुना तो एज बीइंग अ गुड क्रिटिक, क्या कुछ आपके जहन में, क्या कुछ दिमाग में चीजें रिमाइंड करने लगी कि जब बड़े फैसलों की बात की जा रही है तो क्या सिर्फ ये भी शगुफे वाली चीजें हैं, या फिर वाकई में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको एग्जीक्यूट करना चैलेंजिंग है, बट इट हैज टू बी डन इन अपकमिंग 5 years? भैया अरोड़ा साहब ने अभी कहा कि पीओटी तो ऑक्युपाई करना चाहिए, वो तो अगर उसके लिए तो कोई पास करने रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं, सारा देश इकट्ठा खड़ा होगा कि भाई पीओटी के लिए। लेकिन हिम्मत है, औकात है भारत का औकात है कि पाकिस्तान के पीओटी को लेकर के वापस आ जाए। हाँ, वहाँ चाइना खड़ा होगा, एक दिन में भारत को ध्वस्त कर देगा। वो सपना है, वो सपना पे हमारा जिंदगी नहीं होता। इसलिए देखिए, प्रधानमंत्री आज तक चाइना का नाम नहीं लिए हैं। लद्दाख में हमारा कितने हजार किलोमीटर तक जगह को ऑक्युपाई कर लिया, जो कि आर्मी में एक्सेप्ट किया। प्रधानमंत्री ने आज तक चाइना को जो शक्ति, जो वर्ग, हमारा तो कोई जमीन अभी तक लिया नहीं है, क्योंकि वो चाइना से वो डर है। वो डर के चलते देश का सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर उस कंट्री का नाम भी नहीं ले पाता। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में अगर हम पिछले कुछ सप्ताह में जाएं तो जो चीन का जो खुद का जो न्यूज़पेपर है, वहां तक में तारीफ हुई थी कि पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखिए तो जो इंडियन इकोनॉमी है, जो पॉलिसीज है, वो उनकी तारीफ कर रहे हैं वो लोग। तो इसीलिए क्यों तारीफ होता है, क्यों अमेरिका भी इंडिया का तारीफ करता है और स्टेट डिनर देता है, क्योंकि बिजनेस का मामला है। इट्स ऑल अबाउट अमेरिकन चाइनीज कंपनीज को जो लिमिटेशन दिया जा रहा है, जो एंट्री में दिक्कतें किया जा रहा है,
बिकॉज चाइनीज इकोनॉमी कैन ग्रो ओनली बाई एक्सपोर्ट लेड बिजनेस। बिल्कुल। चाइना ग्रो किया है, अमेरिका ग्रो किया है बाई एक्सपोर्ट लेड बिजनेस। अगर वो एंड इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बिल्कुल इतना बड़ा कंट्री, इतना एंड ए ग्रोइंग मिडिल क्लास विद एनॉर्मस परचेजिंग पावर। सो इंडिया अगर किसी को रोक देगा तो ऑब्वियसली उनका इकोनॉमी में तो ठीक है। अब पीओके के अलावा अगर हम बाकी मुद्दों की बात करें, सीएए, एनआरसी, यूसीसी देखिए, की हम बात करें, मेरा तो यह है कि 2024 में मोदी जी सरकार में तो जरूर आएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। और वो दो मत उसके बाद सबसे प्रमुख फैसला यह होगा कि भारत के संविधान को बदला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाएगा इस देश में, और वन नेशन वन इलेक्शन शुरू किया जाएगा। और चाहे भारत के प्रधानमंत्री के बड़े आइडियल हैं रशिया के पुतिन, और उसी तरह से भारत को एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाएंगे। प्रेसिडेंट जैसे एर्डोगन ने बनाया इवन तुर्की में, प्रधानमंत्री से प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। जब तक हम जिंदा हैं हम तब तक प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट रहेंगे। और कोई भी, अभी देखिए रशिया के इलेक्शंस में इवन वन लास्ट द मेन ओपोनेंट को जेल में डाल दिया है, और एक लास्ट सेम्बलेंस एक बेसिक ओपोनेंट था उसको भी बैलेट में लाने के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में किस तरह से चुनाव एग्जीक्यूट होते हैं, कितना प्रचंड बहुमत या नंबर्स भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को मिलता नजर आता है, और कितने बड़े ऐतिहासिक फैसले आने वाले 5 सालों में, या ये कहा जाए कि 18वीं लोकसभा में लिए जाएंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही बेहद खास मेहमानों का हमारे साथ